हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल कोशिका कोशिका के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कोशिका का खोज किसने किया था और इससे रिलेटेड बहुत से सारे क्वेश्चन को हल करेंगे या फिर देखेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो आप सभी क्वेश्चन को आप लर्न कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला जैसे देखिए, हमारा पहला है क्या, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। ध्यान दीजिएगा, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, साइटो होता है। इसलिए कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब सजीव की बॉडी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो हम कहेंगे क्या है, कोशिका है। सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये हमारा क्या होगा, सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर से है, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो मानव शरीर में लगभग 10⁻14 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया था। मतलब रॉबर्ट हुक ने किस सूक्ष्मदर्शी से दिखा था, तो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उससे ही कोशिका को देखा था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कार की लकड़ी में किए थे। अब देखिए, कार की लकड़ी में खोजे थे तो क्या होगा, मृत कोशिका की खोज। तो मतलब रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। इनका नाम क्यों हुआ, क्योंकि कोशिका के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। तो पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कार के लकड़ी में जो कोशिका देखा गया था वह मधुमक्खी के छत्ते के समान था। मतलब कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था उसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान ही था। जैसा कि आप देखिए, अब देखेंगे पेड़ की डालियों में आप देखे होंगे तो मधुमक्खी का छत्ता ऐसे कुछ ऐसा ही दिखे होंगे। ये क्या है, हमारा मधुमक्खी का छत्ता है, यहाँ पर उन्होंने लिख कर बता दिया है। ठीक इसी तरह के सेब का रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था, कहाँ, कार की लकड़ी में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, रॉबर्ट हुक द्वारा देखा गया कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था कोशिका, देखिए अब देखेंगे तो कुछ सिमिलर क्या है, इसी के सेब का है। मतलब रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था उसका साइज कैसा था, लगभग मधुमक्खी के छत्ते के समान ही था। कौन, कोशिका था, जो कौन सा, जो रॉबर्ट हुक ने देखे थे। तो अब अगला क्या है, देखते हैं। अब पूछा जाता है रॉबर्ट हुक ने जो किसको खोज की थी वो क्या था, मृत था। तो अब बात आती है तब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। तो कब किया था, तो 1670 ईस्वी में किया था। अब देखिए, ल्यूवेनहॉक जीवाणु का भी खोज किए थे। अब देखिए, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, तो किसको देखा था, एक कोशिकीय जीव को देखा था और पादप कोशिका और जीवाणुओं को देखा था। किसने, ल्यूवेनहॉक ने। ओके, पादप कोशिका का अध्ययन 1671 ईस्वी में मार्सेलो मालपिगी ने किया था। मतलब क्या, पादप कोशिका का अध्ययन स्टडी सबसे पहले किसने किया था, तो मार्सेलो मालपिगी नामक साइंटिस्ट ने किया था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार विल्सन ने 1710 ईस्वी में किए थे। मतलब विल्सन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, जो कि आजकल का जिसका उपयोग आजकल प्रयोगशाला में किया जा रहा है। तो पूछा जाता है प्रयोगशाला में यूज होने वाले सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था, तो आप ध्यान देखिएगा, विल्सन ने किया था। कब किया था, 1710 ईस्वी में किए थे विल्सन ने। अब अगला हो गया, मैथियस स्लाइडेन 1838 ईस्वी में पादप कोशिका के लिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडेन और स्वान दोनों ने किया था। लेकिन हमारे जो स्लाइडेन थे वो पादप कोशिका के लिए किए थे, और जो स्वान थे वो किए थे क्या, जंतु कोशिका के लिए कोशिका सिद्धांत को दिया गया था। अब देखिए, पूछा है नाल एवं रुस्का ने 1932 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। तो पूछा जाता है अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो नाल और रुस्का नामक साइंटिस्ट ने
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी या फिर आविष्कार किया था। से आगे ने, मतलब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था से आगे। से आगे ने 1940 ईस्वी में कोशिकांगों की जटिल संरचना का अध्ययन किया था। अब देखिए कितने 1940 में, तो यह सब 1940 से क्या अब हिस्ट्री में आप सबको जब वीडियो अपलोड करें तो उसमें बता दें कि 1940 में क्या हुआ था। अब देखिए बात है प्रोकैरियोटिक कोशिका अब यूकैरियोटिक कोशिका। हमारे जो हैं इन्वायरमेंट में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, वह कोशिका जिसके चारों ओर क्या केंद्रक कला नहीं पाया जाता है। यदि केंद्रक कला नहीं पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 यस राइबोसोम पाया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो अब याद देखिएगा 70 यस राइबोसोम पाया जाता है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। इनमें कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाए जाते। ये सब जो कोशिकांग है हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्या निकल के टॉपिक हमारा है, इनकी जो कोशिका होती है कोशिका भित्ति किसकी, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति एमिनो एसिड का बना होता है। पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, आप याद रखिएगा एमिनो एसिड का बना होता है। अब इसमें क्या हमारा यूकैरियोटिक। अब बात करते हैं कि हमारा यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, और प्रोकैरियोटिक हमने तो पढ़ लिया, अब यूकैरियोटिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ लिखा है यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें क्या होगा केंद्रक कला उपस्थित, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला पाया जाएगा। राइबोसोम 80 एस, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या था 70 एस था। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बॉडी और लाइसोसोम उपस्थित होंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या था ये सब नहीं उपस्थित थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बनता है, लेकिन अभी प्रीकैरियोटिक का किसका बनता है, यहाँ देखिए क्या लिखेगा प्रोकैरियोटिक का क्या अमीनो एसिड का बना होता है। इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है, में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि क्या हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, रिक्तिका उपस्थित होता है, अंतर प्रद्रव्य जालिका जिसको कहते हैं ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में जो हमारा डीएनए होता है क्या कोशिका द्रव्य में ही बिखरा हुआ होता है। तो हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है, हमारा क्या है अगला टॉपिक, इसमें हम देख लेते हैं। अब है प्लाज्मा झिल्ली। अब प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, कोशिका के बाहर जो हो गई झिल्ली, कोशिका के सबसे बाहर की झिल्ली को हम क्या कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और देखिए प्लाज्मा झिल्ली क्या कहता है, यह प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली हमारी प्रोटीन की बनी होती है, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। यह प्रोटीन की बनी होती है, कौन, ये प्रोटीन की कौन होती है, कोशिका झिल्ली। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग क्या है, फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन है, वो क्या है हमारा प्रोटीन है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, यह अत्यंत पतला लगभग 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसमें विसरण व परासरण की क्रिया होती है। यह फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचीला होता है या फिर फ्लेक्सिबल होता है। इसमें वर्णात्मक झिल्ली भी पाई जाती है। और क्या यह जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है, पादप कोशिका का नहीं होता, क्योंकि पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या होता है सेल वाल कोशिका भित्ति। यहाँ जैसे लिखा है यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है। पूछा जाता है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, तो आप कहेंगे सेल वाल। और जंतु कोशिका का पूछा जाए कि सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है, तो आप कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली। और लिखा है जो हमारा होता है कोशिका भित्ति वह सेल्यूलोज का बना होता है। यह पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है, कौन, हमारा सेल वाल जो होता है कोशिका को या फिर पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। जैसे हुआ क्लोथ, पेपर, ये सब क्या होता है सेलुलोज का बना होता है। और मानव सेलुलोज को नहीं पचा सकता है, तो मानव किसको पचाता है, तो यहाँ बता दें मानव केवल किसको पचा सकता है, ग्लूकोज को। मानव केवल ग्लूकोज को ही पचा सकता है और किसी भी मटेरियल को नहीं पचा सकता। जो ग्लूकोज रहेंगे बस हमारा जो ह्यूमन है उसी को क्या कहते हैं डाइजेस्ट कर सकते हैं, और किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करेंगे। अब अगला है अंतःप्रद्रव्य जालिका या फिर क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्टकट में ईआर कहते हैं।
इसकी खोज पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने 1945 में किए थे। किसने किए थे? पोर्टर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। कब? 1945 ईस्वी में। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक का निर्माण करता है। पूछता है कोशिका विभाजन के समय केंद्रक का निर्माण कौन करता है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर ईया करता है। जो हमारा अंतःप्रद्रवी जालिका है दो प्रकार का होता है। एक होता है ER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। यह चिकना क्यों, खुरदरा क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम चुके होते हैं, तो राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे SER कहते हैं। और राइबोसोम जो कहता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो मतलब SER भी क्या करेगी? तो सॉरी RER क्या करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। SER इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। क्या होगा? इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। यहाँ पर क्या रहेगा? सॉरी राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें हमारा राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इस कारण क्या हो गया? इसको हम क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या था? SER कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर राइबोसोम पाए जाने के कारण, या देखिए राइबोसोम पाए जाने के कारण यह प्रोटीन का संश्लेषण कर रही है। इसमें ये राइबोसोम नहीं पाया जाता है, यह ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती है या फिर लिपिड्स का संश्लेषण करती है। पूछा जाता है लिपिड का संश्लेषण कौन करती है? तो क्या करती है? SER करती है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आ गया गाल्जी बॉडी या फिर क्या है? डिक्टियोसोम। गाल्जी बॉडी का दूसरा नाम है डिक्टियोसोम। ये होगा, इसका खोज कहते हैं कैमिलो गाल्गी 1898 ईस्वी में किए थे, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा है? गाल्जी काय पड़ा है। गाल्जी काय को कोशिका का पुलिसमैन भी कहते हैं। पूछता है कोशिका का पुलिसमैन किसे कहते हैं? तो आप कहते हैं गाल्जी काय को। इसी से लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गाल्जी काय करता है। ये क्या करता है? लाइसोसोम एक कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट का निर्माण क्या करता है? गाल्जी बॉडी करता है। पूछता है कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट का निर्माण कौन करता है? तो वो करता है क्या? गाल्जी बॉडी या फिर गाल्जी काय। लेकिन पूछता है क्या कि कोशिका विभाजन के समय केंद्रक का निर्माण कौन करता है? तो उसका कार्य है अंतःप्रद्रवी जालिका का। अब देखिए कोशिका भित्ति के लिए हेमीसेलुलोज का निर्माण भी कौन करता है? गाल्जी काय का ही करता है। कोशिका के सभी स्रावी पदार्थ से गोंद, रेजिन आदि का स्रावण करती है। मतलब कोशिका में जो भी उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं वो कौन निकलता है या फिर कौन करता है? तो उसका नाम है गाल्जी काय। लिखा ER मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका से बने प्रोटीन एंजाइम का स्रावण या रूपांतरण का संग्रहण कौन करता है? तो याद रखिए जब हमारा अंतःप्रद्रवी जालिका किसी चीज़ को बनाता है तो उसको स्टोर करने या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए वो कौन करता है? तो गाल्जी का इन लोग को ट्रांसफ़र करता है। अब देखिए हमारा है क्या? हमारा है अब लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? ये लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक साइंटिस्ट ने किए थे। कब? 1955 ईस्वी में। पादप कोशिका में इनकी संख्या क्या होती है? अधिक नहीं होती है, मतलब कम होती है। जंतु कोशिका में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसमें पाचक एंजाइम पाया जाता है। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब देखिए पूछा जाता है इसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोशिका समाप्त हो जाती है, आत्मघाती थैली क्या करती है? उसको नष्ट कर देती है और उसको समाप्त कर उसे डाइजेस्ट कर देती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। यह मृत व बीमार कोशिकाओं का संलयन करती है। मतलब क्या होगा? जो मृत या बीमार कोशिकाएं हैं तो उसको समाप्त कर देगी। इसका निर्माण गाल्जी काय से हुआ है। पूछा जाता है लाइसोसोम का निर्माण किससे हुआ है? तो आप आंसर देंगे क्या? गाल्जी काय से हुआ है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपको कोशिका से रिलेटेड और सारे पॉइंट को बताया जाएगा। और क्या रहेगा, एक वीडियो में आप सबके लिए ऑप्शनल मतलब बहुविकल्पी MCQ टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।